हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आने वाले समय में लड़ाइयाँ कैसे लड़ी जाएंगी, युद्ध कैसे किए जाएंगे, मॉडर्न वारफेयर कैसे होंगे। जैसे कि इतिहास के साथ में चलता है पता कि पहले हम तीरों से तलवारों से लड़ा करते थे, बाद में बंदूकें आई, तोपें आई, मिसाइलें आई, एयरक्राफ्ट्स आए। लेकिन क्या भविष्य भी इन्हीं के साथ है? नहीं दोस्तों, भविष्य हमारा इनके साथ नहीं है। आने वाले समय में लड़ाइयाँ क्वांटम स्पेस में, आउटर स्पेस में, नियर स्पेस में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम स्पेस में भी लड़ी जाएंगी। और जो अपने आप में बहुत महंगा और खर्चीला होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाएगा और नॉर्मल सैनिकों की जगह पर रोबोट के इस्तेमाल पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाएगा। जब दोस्तों भविष्य सामने दिख ही रहा है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे देश की क्या तैयारियां हैं, हम कुछ तैयारी कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या अभी भी हम पुराने पैटर्न पे चले हुए हैं। खैर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं आपका अपने मोहंती यादव और आप देख रहे हैं एन इंडियन अपडेट। दोस्तों 14 फरवरी तो आपको याद ही है, 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइन डे, प्रेम का दिवस। लेकिन दोस्तों इसके अलावा भी 14 फरवरी को ऐसा कुछ हुआ था जिसे ना हम देखना चाहेंगे ना याद रखना चाहेंगे। लेकिन दोस्तों ना हम उसे भूल सकते हैं ना उसे हमें भूलना चाहिए, क्योंकि जो देश जो कौम इतिहास से सबक नहीं लेती वो खुद इतिहास बन जाती हैं। दोस्त याद तो आ ही गया होगा, और यदि याद नहीं आया है तो मैं आपको याद दिलाता हूँ। वापस चलते हैं इतिहास में 14 फरवरी 2019 के उस मनहूस दिन, जिस दिन सीआरपीएफ के जवानों की भरी हुई बस पर एक आतंकवादी हमला हुआ था और हमारे 40 सीआरपीएफ के बहादुर जवानों ने वीरगति पाई थी उस दिन। लेकिन दोस्तों उसके बाद बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सच्चाई ये है दोस्तों, उस दिन देश के लिए एक वेकअप कॉल थी। देश को नए सिरे से जगना था और अपने डिफेंस प्रिपरेशन, अपने सेना की तैयारियों को नए सिरे से चेक करना था। और उसके बाद शुरू होता है एक एम्बिशियस गोल, जिसमें सेना में जवानों की संख्या को 1 लाख तक कम करके सेना में रोबोट्स का डिप्लॉयमेंट 2027 से शुरू करने का प्रोजेक्ट है। 14 फरवरी 2019 के उस हमले के बाद भारतीय एयरफोर्स ने काउंटर किया, पाकिस्तान के बालाकोट नामक जगह पर एयर स्ट्राइक किया। और उस एयर स्ट्राइक के बाद के क्लैश में हमारा एक विमान MiG-21 गिर गया और उसके पायलट को पाकिस्तान ने पकड़ लिया, जिसे भारत में सैनिक और असैनिक प्रयासों से छुड़ाया गया। लेकिन दोस्तों ये सब तो आप जानते ही हैं, हम बात करेंगे भारतीय सेना के मॉडर्नाइजेशन की, जिसके बारे में अब क्या चल रहा है उसके विषय में। दोस्तों 2022 तक हमारे जितने भी मिलिट्री इक्विपमेंट हैं उनमें से लगभग आधे से ज़्यादा सोवियत या रशियन मेड हैं, और उसके बाद नंबर आता है अमेरिकन और फ्रेंच का। लेकिन इन सब चीज़ों के चलते, इतने बड़े आयात के चलते, हमारे जीडीपी का लगभग 2% हर साल रक्षा उपकरणों के आयात में ही खर्च होता है। लेकिन जिस तरह की हमारी ज़रूरतें हैं, हमारे बॉर्डर पे दो दो दुश्मन बैठे हुए हैं, एक पाकिस्तान एक चाइना, तो क्या हम विदेशी हथियारों के दम पर इनको रोकने की हालत में रहेंगे? क्या हमेशा हम विदेशी हथियारों के दम पे इनको रोक पाएंगे? यही हमारी सेना की मॉडर्नाइजेशन में बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है लंबे समय से। दोस्तों हमारी यह कमजोरी कारगिल वार में भी सामने आई थी, जब यूएसए ने जीपीएस डाटा को हमसे शेयर करने से मना कर दिया था और मजबूरी में भारत सरकार ने या भारतीय एयरफोर्स ने लेजर गाइडेड बम और एम्यूनिशन को इजराइल से खरीदना पड़ा था। भारत लंबे समय से यानी कि 1993 के बाद से ही रक्षा का सबसे बड़ा आयातक रहा है। लेकिन दोस्तों क्या आयात के हथियारों के दम पर लड़ाइयाँ लड़ी जा सकती हैं, वो भी एक ऐसा देश जो सुपर पावर बनने के सपने देख रहा है? उसके लिए डिफेंस के मामले में आयात करना क्या हमेशा ही ठीक रहा है, या जो हमारे नीति निर्धारक थे उन्होंने इस विषय में सोचा ही नहीं था कि हम रक्षा के मामले में आत्मनिर्भर बने? दोस्तों आने वाले वॉरफेयर सिर्फ और सिर्फ जवानों के जोश से नहीं लड़े जाएंगे, बल्कि उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा इस्तेमाल होगा। 2020 में जब गलवान में हमारे और चाइना का क्लैश हुआ था, उस समय ये बात सामने आई थी कि चाइना ने बड़े पैमाने पर हमारे जवानों को ट्रैक करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया था। यह भी डिस्कस किया गया था कि क्या LOC पर या LAC पर रोबोट्स को तैनात किया सकता है। ये नॉर्मल रोबोट नहीं होंगे दोस्तों, ये मशीन और कैमरे से लैस होंगे और इन्हें LAC पर तैनात किया जाएगा, जिससे जीवन की भी रक्षा होगी और युद्ध एक नए लेवल पर पहुंचेगा। दोस्तों अहिंसा एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अहिंसा अगर कायरता में बदल जाए तो वो कोई अच्छी चीज़ नहीं है। देशों का निर्माण खून बहाकर होता है और देशों को बनाए रखने के लिए हर रोज़ पसीना और खून बहाना पड़ता है। कोई भी देश बिना सेना के सर्वाइव नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। किसी भी देश के सर्वाइवल के लिए स्ट्रॉन्ग मिलिट्री बहुत ज़रूरी है, और स्ट्रॉन्ग मिलिट्री उधार के हथियारों पर, आयात के हथियारों के दम पर नहीं बना करते। इसके लिए आपको अपनी ज़रूरत के हथियार खुद बनाने पड़ेंगे।
मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, डिफेंस रिसर्च सिस्टम अपना खुद का डेवलप करना पड़ेगा। आप हथियार खरीदने वाले की जगह हथियार बेचने वाला बनना पड़ेगा, तब ही आप स्ट्रॉन्ग मिलिट्री बना पाएंगे। दोस्तों, आने वाली लड़ाइयाँ सिर्फ जल थल वायु में ही नहीं लड़ी जाएंगी, बल्कि ये 7 अलग अलग क्षेत्रों में, जिसमें जल थल वायु तो शामिल होगा, इसके अलावा आउटर स्पेस, साइबर स्पेस, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और नियर स्पेस भी शामिल होगा। और दोस्तों, अगर कोई सोच रहा है कि हमारा चाइना से लड़ाई नहीं होगा, तो वह बहुत ही बड़ी दिवा स्वप्न में है और उसे इस दिवा स्वप्न से बाहर आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चाइना से हमारी लड़ाई, हमारा युद्ध अवश्यंभावी है। हमारा उसके साथ टकराव होगा ही होगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। हमें तो उससे लड़ना ही पड़ेगा और उसके लिए हमें हर समय तैयार रहना पड़ेगा। और उस तैयारी में सबसे बड़ी ज़रूरत है मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन और अपने स्वदेशी इंफ्रास्ट्रक्चर की, ताकि राष्ट्रीय हितों को संभाला जा सके और 62 को रिपीट होने से रोका जा सके। दोस्तों, लंबे समय से हम लोग एक सॉफ्टवेयर की पावर रहे हैं, लेकिन हमने हार्डवेयर को हमेशा ही इग्नोर किया है। और यदि हमें मजबूत देश बनना है तो वेपन्स हमें खुद बनाने पड़ेंगे और उसके लिए हमें हार्डवेयर चाहिए और उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगानी पड़ेंगी, जबकि हमारा सारा फोकस सॉफ्टवेयर पर रहा है। आज भी बहुत सारे डिफेंस स्टार्टअप, या बोलें ज़्यादातर डिफेंस स्टार्टअप यूएवी के सॉफ्टवेयर्स पे काम कर रहे हैं और इसको लिए हमें शिफ्ट होना पड़ेगा हार्डवेयर पर। या सच बोलें, शिफ्ट नहीं होना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर पे फोकस पूरी तरह देते हुए हार्डवेयर को भी फोकस करना पड़ेगा, ताकि हम पूरी तरह से दुश्मन मुल्कों से या विदेशी मुल्कों से जाल से बाहर आएँ और पूरी तरह से आत्मनिर्भर हों और सिर्फ एक काम करें, हम आत्मनिर्भर हों। दोस्तों, हमारी यही निर्भरता हमारे ऊपर एक बर्डन बनी रहती है, हमारे गले की फांस बनी रहती है। जैसे रशिया और यूएस के संबंध अच्छे नहीं होते हैं, यदि हम रशिया से कुछ खरीदना चाहते हैं तो यूएस को प्रॉब्लम होने लगती है, यूएस से कुछ खरीदना चाहते हैं तो रशिया को प्रॉब्लम होने लगती है। फालतू का इंटरनेशनल प्रेशर हम बियर करते हैं और एक्स्ट्रा पेमेंट भी करते हैं उन सब चीज़ों को एडजस्ट करने के लिए। और इसका आसान सा तरीका है, जो खरीद रहे हैं खरीदना बंद करें, उसकी जगह पे अपनी यूनिटें लगाएं और खुद ही चीज़ों को डेवलप करें और अपने लिए बनाएं। न जाने हमारे कर्णधारों ने क्या सोच करके प्राइवेट सेक्टर को डिफेंस में आने ही नहीं दिया, जिसके चलते पीएसयूज ने हमारी सेनाओं से लगातार वादे करते रहते थे कि हथियार हम बनाएंगे, और बनाते कभी नहीं थे। सेना को मजबूरी में विदेशी मुल्कों से हथियार खरीदने पड़ते थे और उसके चलते बिचौलियों की बहुत बड़ी भूमिका हो गई, पॉलिटिशियंस की भूमिका बहुत ज़्यादा बढ़ गई और सेना की हर खरीद में भ्रष्टाचार के आरोप सामने आने लगे। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहा है दोस्तों हमारी सेना के मॉडर्नाइजेशन में लंबे समय से। लेकिन दोस्तों, हवा का रुख धीमे धीमे बदलने लगा और 2019 में तीनों सेनाओं के बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए और अच्छी रक्षा खरीद के लिए सीडीएस की नियुक्ति की गई और भारत सरकार अपने स्ट्रेटेजिक प्लान के तहत 900 से ज़्यादा तरह के हथियारों, पार्ट्स और सिस्टम्स की विदेशी खरीद को बैन कर चुकी है और उसके लिए मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को मजबूत किया जा रहा है। दोस्तों, दुनिया बदल गई और हमारे जवान आज भी घोड़ों का यूज कर रहे हैं, जबकि इस समय रोबोट्स का यानी कि ड्रोन्स का यूज कर सकता है। लेकिन अब बदलाव आ रहा है और भारत सरकार और भारतीय सेना रोबोट्स को वेपन की तरह तो यूज करने के बारे में नहीं सोच रही है, लेकिन वो जवानों की सहायता के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, सर्विलेंस के लिए इस विषय में काम शुरू किया जा चुका है और नए सिरे से हम लोग घोड़ों के बजाय रोबोट्स और ड्रोन्स की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों, इस समय गवर्नमेंट भी काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही है। डीआरडीओ ने भी 5 यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरी की स्थापना की है और उन लेबोरेटरी का प्रमुख काम होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजीज, कॉग्निटिव टेक्नोलॉजीज, एसिमेट्रिक टेक्नोलॉजी और स्मार्ट मटेरियल को टैकल करना, जो मिलिट्री वारफेयर में उभरते हुए चैलेंजों को चेक करेंगे और उनका सामना हम कैसे करना है उसको भी बताएंगे। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है, अभी हमें बहुत दूर तक जाना है और जब तक हम अपने हथियारों को खुद नहीं बनाएंगे तब तक सुपर पावर बनने के बारे में सोचना भी छोड़ देना चाहिए। इसका एकमात्र तरीका ये है कि हम अपने हथियारों में खुद आत्मनिर्भर हों, ताकि ज़रूरत पड़ने पर विदेशी मुल्कों की तरफ हमें ना देखना पड़े और वो हमें कभी भी ब्लैकमेल ना कर सकें। नहीं तो हम देखते आए हैं, कभी वो पाकिस्तान का सपोर्ट कर देते हैं तो कभी अफगानिस्तान सपोर्ट करते हैं, कभी श्रीलंका को अपनी गोद में बिठा लेते हैं, कभी यहाँ बैठ जाते हैं, कभी वहाँ बैठ जाते हैं और हम इसी चक्कर में लगे रहते हैं किसी तरह से दुश्मन को काउंटर कैसे किया जाए। और हथियारों की दुनिया का एकमात्र सच ये है, जब कोई देश कमज़ोर हो उसको थोड़ा सा मजबूत करो, जब वो थोड़ा सा ज़्यादा मजबूत हो जाए तो दूसरा देश फिर आपके पास आएगा कि भाई उसको जो हथियार दिए हैं उनके काउंटर के हथियार आप हमें दो, और इस तरह से एक बिजनेस चलता रहेगा। हथियारों की लॉबी अपना काम करती रहेगी। अगर इस लॉबी के चक्रव्यूह से बाहर निकलना है तो अपने हथियारों को खुद डेवलप करो
और इन सब चीज़ों के बीच में एक बड़ी अच्छी बात यह है कि हम लोगों अब हथियार खरीदने के बजाय हमने हथियार बेचना भी शुरू कर दिया है। ब्रह्मोस की डील पहले ही फिलीपींस से हो चुकी है और भारत सरकार ने अपना तेजस भी फिलीपींस को ऑफर किया है। रिजल्ट क्या आएगा ये बाद की बात है, इवन ऑफर ही नहीं किया है, तेजस को फिलीपींस में बनाने का भी हमने प्रपोजल दिया है। अब फिलीपींस एक्सेप्ट करता है नहीं करता है ये तो भविष्य की बात है, लेकिन हथियारों के फील्ड में हम उतर चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय हमारा होगा, भारत का होगा, इंडिया का होगा और विदेशी मुल्कों में भी हम गर्व से कह सकेंगे जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय।